हाँ चलो, सो आई थिंक कल हम लोग ने एग्रीगेट डिमांड किया था, एग्रीगेट सप्लाई किया था, इफेक्टिव डिमांड किया था। तो रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, वेन एवर वी टॉक अबाउट एग्रीगेट डिमांड, इट इज वन पर्सन डिमांड के ऑल डिमांड बाय वन कंज्यूमर के ऑल द कंज्यूमर्स। देयरफॉर एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस, बराबर है। एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर एक्सपेंडिचर। इसके अंदर एक कंपोनेंट है जिसका नाम है सी, सी फॉर कंजम्पशन। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक ऑटोनॉमस और एक इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस मतलब इनकम पर डिपेंडेंट, इंड्यूस्ड का मतलब इनकम पर डिपेंडेंट। इवन इफ माई इनकम इज, माई ऑटोनॉमस कंजम्पशन कैनॉट बी जीरो, मानते हो? और अगर मेरा इनकम बढ़ा और मेरा कंजम्पशन भी बढ़ा, इनकम कम कंजम्पशन भी कम, तो रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि नहीं वो तो बराबर है, नहीं अरे सुनो इसका मतलब ये होता है कि ये कंजम्पशन ऑटोनॉमस नहीं है, इंड्यूस्ड है, बराबर है। एसी ऑन कर भाई, दीदी को गर्म हो रहा है। चलो, सो सी का फॉर्मूला क्या आया? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। फिर आया अपना एग्रीगेट सप्लाई। भाई को भी गर्मी हो रहा है, बुरा लग गया दीदी का नाम लिया तो। बाजू वाले को बोलते हैं सर दीदी को गर्म लग रहा है, तो बराबर बोल रहे हैं। निच्चड़ में तेरा एक्सप्रेशन देखा, तू उसको क्या बोला? यही बात रिकॉर्ड हो रहा है, वरना तुझे देता था दो कटाक्ष। तो एग्रीगेट सप्लाई में आया NLKT। NLKT का मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। NKT क्या है? और लेबरर क्या है? वेरिएबल फैक्टर है। आर वी क्लियर विद दैट? श्योर हो? पक्का? फिर इन दोनों का मिलन हुआ, आई मिलन की बेला। तो जब इक्विलिब्रियम आया तो वो बन गया इफेक्टिव डिमांड। क्या बन गया वो? व्हेन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। एट दिस पॉइंट वी अज्यूम इकोनॉमी के अंदर कौन सा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब इससे ज्यादा आउटपुट हम क्रिएट कर सकते नहीं है। फिर आया था इन्फ्लेशनरी गैप, और इन्फ्लेशनरी गैप में ये प्राइस बढ़ेगा, डिफ्लेशनरी गैप में प्राइस कम होएगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? कौन सा डिमांड? एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, इट इज कॉल्ड एज नहीं, इट इज कॉल्ड एज एक्सेस डिमांड। देख लिखा है, एक्सेस डिमांड का मतलब होता है इन्फ्लेशनरी गैप, और डेफिशिएंट डिमांड रहेगा तो AD इज लेस देन AS। AD लेस देन AS रहेगा तो डेफिशिएंट डिमांड, जहां पर प्राइस क्या हो जाएगा? कम, बराबर है। फिर मैंने आपको कंजम्पशन और सेविंग्स फंक्शन पढ़ाया था, और मैंने तुमको बोला था कि अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट आया तो आज का लेक्चर विल बी अ केक वॉक फॉर यू। ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग विच इज डिफिकल्ट इन टूडेज लेक्चर, प्रोवाइडेड यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो प्रियांशी, आई होप तेरे को भी ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है। किसी को अगर अभी भी नहीं समझा रहेगा तो मेरे को एक बार पूछ लेना, मैं वापस एक बार समझाने के लिए रेडी हूँ। बट इफ क्लियर देन लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अभी क्या क्या था यहाँ पर? इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स, बराबर ना? इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स। इनकम के दो ही टुकड़े होते हैं, C प्लस S। या तो पैसा उड़ाएगा या तो पैसा बचाएगा। अभी उसके वजह से मेरा C का फॉर्मूला बन गया, S का फॉर्मूला बन गया। मैंने वो एक फॉर्मूला अलग से दिया हुआ था, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने 2 लाइन्स भी लिखवाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एज इनकम राइजेस कंजम्पशन ऑल्सो राइजेस, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट एज कंपेयर टू इनकम। फिर एक और लाइन लिखवाया, एज इनकम राइजेस सेविंग्स ऑल्सो राइजेस, but at a diminishing rate as compared to income, and at a faster rate as compared to dash curve can start from the origin. Dash curve will start above the origin. That point at which it starts above the origin is called as autonomous consumption. जहां पर दोनों का इक्विलिब्रियम है, मिलन हुआ, ब्रेक इवन हुआ, वो ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग्स आर इक्वल टू
ब्रेक इवन के लेफ्ट में नेगेटिव सेविंग्स, ब्रेक इवन के राइट में है, ब्रेक इवन के लेफ्ट में नेगेटिव सेविंग्स है, इसका मतलब y इज लेस देन c, और ब्रेक इवन के राइट में है तो y इज ग्रेटर देन c। तो ये पहला वाला डायग्राम तो क्लियर होना चाहिए, पर इसी के बेसिस पर दूसरा वाला डायग्राम बना, क्योंकि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, तो मैंने एक ब्रेक इवन पॉइंट लिया, एक नेगेटिव सेविंग्स वाला या ऑटोनॉमस कंजम्पशन वाला पॉइंट लिया। नहीं समझा? ये अगर समझा है तो ही इजी है। डन, श्योर हो? चलो उसके बाद एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस क्लियर है? मैंने कल काफी डिटेल में हर एक को समझाया भी था। करेक्ट। अभी आया कौन सा सेक्टर का फॉर्मूला या कौन सा कॉन्सेप्ट का मॉडल? 2 सेक्टर। वर यू इन अ पोजिशन टू कंप्लीट द नोट्स के नहीं हुआ? हो गया, गुड जॉब अगर किया है तो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे चेंज हुआ था। सो आई अंडरस्टैंड के शायद कुछ लोगों का नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, बट अगर हुआ है तो वेल डन। इसका मतलब तुम्हारा रिवीजन भी हो गया रहेगा। जब पढ़ा रहेगा ना तब सब मैंने जो लेक्चर में बोला रहेगा वो सब याद आया रहेगा, स्पेशली डायग्राम के टाइम पर। जितना ऊपर उतना नीचे, क्लियर है? वो ओ ए ओ डैश, ऐसा सब तुम लोगों ने डायग्राम के टाइम पर समझा रहेगा। Who are households, buyers के sellers of factors of production? Household कौन है? Households are the sellers of, and household are the buyers of goods, and this is called as real flow. And when you pay money for goods and services and factors of production, it is called as money flow. इसके अंदर हमने एक और चीज इंसर्ट कर दिया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बराबर है? क्लियर हो? श्योर है? किसी को कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स कुछ भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। 2 सेक्टर मॉडल के अंदर अपना अजम्पशन क्या है? AD शुड बी इक्वल टू AS, देयरफॉर I शुड बी इक्वल टू S। नया लाइन बना C प्लस I। अगर कंजम्पशन 100 है तो C प्लस I 100 से ज्यादा रहेगा, तो मेरे को एक नया लाइन मिला जिसका इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट हुआ, तो मेरे को नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नया इंटरसेक्शन मिला, दिस पॉइंट C प्लस I और ये C प्लस S, क्योंकि इनकम का फॉर्मूला 2 सेक्टर में कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है, तो C कट हो गया, तो S इज इक्वल टू I। यही चीज को मैंने इधर नीचे वर्टिकली डाउन खींचा, तो सेविंग्स के कर्व पर I के कर्व ने इंटरसेक्ट किया, जहां पर S और I इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो E डैश, और E डैश पर क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। C इज इक्वल टू I इज इक्वल टू S। पक्का क्लियर है? श्योर हो? कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स? पक्का नहीं है तो लिख तो एक सम। तुम लोग ने लास्ट कहां तक लिखा है? ये वाला हुआ? अच्छा, क्या आप लोगों ने मैंने तुम लोगों को एक और फॉर्मूला लिखवाया था ना, ये वाला C इज इक्वल टू A प्लस BY वाला। तो मेरे को है ना एक और फॉर्मूला लिखना है। प्राइवेट इनकम के लिए अपना पहले जगह भूल गए थे अपन, तो 1.5 पेज का जगह प्राइवेट इनकम के लिए था वो। अच्छा, मेरे को एक फॉर्मूला बताओ ना, Y का फॉर्मूला क्या है? C प्लस S। ये यहां तक अभी इतना याद आ रहा है, बट कहने से अपने को 2 चीजें पता है। C इज इक्वल टू A प्लस BY एंड S इज इक्वल टू I। तो क्या मैं इस फॉर्मूला में चेंजेस ला सकता हूं? क्या चेंजेस आएगा? तो Y इज इक्वल टू A प्लस BY प्लस I हो गया। क्या इसको तुम मुझे और सिंप्लीफाई करके दे सकते हो? अच्छा, कॉम्प्लिकेट कर रहे? नहीं बेटा, Y को साथ में लेकर जाने का तो सिंप्लीफाई ही हुआ ना, ये तो लॉजिकली स्पीकिंग। सो कहना है से Y
माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई। वाई वाई कॉमन हो जाएगा तो वाई ब्रैकेट में 1 माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस आई। तो देख मेरे को एक और फॉर्मूला मिल गया, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई अपॉन 1 माइनस बी। कल मैंने एक सम दिया था, तेरे को याद है क्या? वो देख, ये वाले अगर मैं ये फॉर्मूला देता ना तो तेरे को तो सिर्फ सब्सटीट्यूट करना था, दिमाग भी नहीं लगाना था, क्योंकि उसके अंदर मैंने ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया था, आई दिया था और एक इक्वेशन दिया था जिसके अंदर एमपीसी था। तो ए प्लस आई अपॉन 1 माइनस बी करेगा तो भी तेरे को वाई मिल जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, और y इज इक्वल टू ए प्लस आई अपॉन 1 माइनस एम पी सी? ए हाँ के ना? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू ए प्लस आई अपॉन एम पी एस, क्योंकि 1 माइनस एम पी सी एम पी एस होता है। या तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, फाइनल, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा माँ कसम, दैट विल बी 1 अपॉन 1 माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस आई। किया वही है पर लोगों के दिमाग में घुसता नहीं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, 1 माइनस बी को सेपरेट कर दिया। लिखो पहले ये फॉर्मूला फॉर ऑफ इनकम अंडर 2 सेक्टर मॉडल। પણ મને આ नहीं આપવું તું, કેમ કે अगर હું આપી દે, अच्छा एग्जाम में ये फॉर्मूला याद भी नहीं आएगा, बेस याद रहेगा ना, बेस तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बोल, वो तो कुछ भी कर लाने के लिए ना। सो अब तेरे को चाहिए तो उस वो वाला जो डेटा था वो इसमें सब्सटीट्यूट कर, आंसर वही आएगा। मैं बोल रहा हूं, हेडिंग दो, फॉर्मूला ऑफ इनकम अंडर 2 सेक्टर मॉडल। फॉर्मूला ऑफ इनकम अंडर 2 सेक्टर मॉडल लिखो। ये तुम लोग S इज इक्वल टू आई के बाद लिख रहे हो, S इज इक्वल टू आई के बाद ये होना चाहिए, नहीं तो लॉजिक नहीं समझेगा। इसके लिए तो पहले कल मैंने थोड़ा चेंज किया वो सम में, मैंने इन्वेस्टमेंट के जगह पर सेविंग्स दिया सो दैट तुम्हारा लाइफ इजी हो। तो ये सब देखने से कैसा लगता है ना, कितना टफ होएगा। when you look at it you feel this is out of the box, but if you have understood the concept then this is very basic। हो गया, ये लिख लिया। मेरे को एक सम देने का है, वो तुम लोग का हो जाए तो मेरे को बताओ, आई विल डिक्टेट। हाँ ओके, आई एम वेटिंग। नहीं, अभी मेरे को एक्स्ट्रा लेक्चर मिल गया तो एक्सटेंड क्यों करो। मे बी 10 मिनट्स 15 मिनट्स यू कैन गो अर्ली, बट नॉट मोर देन दैट। मैं तुम लोगों को आज तुम लोगों को मैं शायद एक आधा डायग्राम क्लास में ही ड्रॉ करवाने का टाइम देगा। आई विल फर्स्ट कंप्लीट एवरीथिंग दैट आई वांट टू टीच। आई वांट टू डू अ फ्यू एमसीक्यूज एज वेल। वील सी हाउ लेक्चर गोज। मतलब अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, फिर कब किसी का किडनी फेल हो जाता है समझ में नहीं आता है। अभी तक तो सब समझ में आ रहा है, तो वो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच एम आई एबल टू कंप्लीट। मैं डिक्टेट करूं सम, कैलकुलेट नेशनल इनकम कैलकुलेट नेशनल इनकम। Autonomous consumption is 100,
autonomous consumption is 100, MPS is 0.2, is 0.2, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 200। और जो मैंने फॉर्मूला तुमको अभी दिया उसके अलावा कोई और फॉर्मूला से करके दिखाओ, इससे तो होगा ही। ठीक है, आंसर मिल गया, बट दैट इज विद द फॉर्मूला विच आई गेव यू राइट नाउ, और वो अभी तेरी आंखों के सामने, इसके लिए तुझे याद आ रहा है। एग्जाम में मेरे को बेसिक से किया हुआ चाहिए। हाँ करो, ये वाला फॉर्मूला से मत करो, ये वाला फॉर्मूला से सेकेंड सोल्यूशन बनाना। कौन सा लॉजिक से लगा है? अभी तो दूसरा वाला सोल्यूशन लिख सकती है, A+I/MPS वाला। पर उसका साबन नहीं चल रहा है, तुझे उसे शांति से समझाना पड़ेगा। चल महेश, तेरे को नहीं आ रहा है तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। कहना से ये सारा इंफॉर्मेशन दिया है, इनकम ढूंढना है, ए दिया है, आई दिया है, एमपीएस दिया है, और तेरे को ऐसा सोच के चल के A+I/MPS आता ही नहीं है, तो तू क्या करेगा? तो सबसे पहला तो मैंने एमपीसी का वैल्यू निकाला। कैसे निकाला? एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस, तो 0.8 हो गया। अब कैलकुलेट क्या करना है? y का फॉर्मूला क्या है? C+S। क्यों ये बेसिक फॉर्मूला से नहीं कर रहा है, मेरे को समझ में ही नहीं आया। अच्छा, उसके बाद मैंने तेरे को अब भी जस्ट छोड़ दे, अभी लिखा ना, आई शपथ बुक फाड़ डालेगा, तेरे को फाड़ डालेगा, जो तेरे पास बचा कुचा है वो सब फट जाएगा, और जो छोड़। सो वी नो दैट C का फॉर्मूला इज A+BY, वी नो दैट S इज इक्वल टू I। तो अब ये सब्सटीट्यूट कर, जो मैंने अभी तेरे को 2 मिनट पहले पढ़ाया है। छोड़ दे पेन, मैं करेगा ना अभी, मैं तेरे को पूरा सोल्यूशन बना कर दे रहा है। तो फॉर्मूला क्या आएगा? y इज इक्वल टू A+BY प्लस I। क्या इसमें से A है, B है, I है, तो जो बचा Y वो मिल जाएगा। तो वही तो उसने तुझे समझाया, इसीलिए मुझे टीचर बनने का पैसा मिल रहा है और तुझे नहीं। तो y इज इक्वल टू, A कितना है? 100, B कितना निकाला? 0.8y, प्लस I कितना था? 200। क्या रे महेश, इतना भी स्लो नहीं है तू, ये आना चाहिए था। ये कल के लेक्चर में भी ऐसा एक सम करवाया था एमपीसी वाला, जिसमें तेरे को B ढूंढना था, y दिया था, B ढूंढा। आज मैंने तेरे को B दिया तो तेरे को y ढूंढने को नहीं आया। जिंदगी झंडबा, कहाँ है घमंड? सो y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 300। तो 0.2y इज इक्वल टू 300, therefore y is equal to 300 upon 0.2 which is equal to 1500। मिल गया मेरे को मेरा नेशनल इनकम। जाने दे, तू एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेटेड मत कर, तू एग्जाम में y का फॉर्मूला याद रखना, y इज इक्वल टू A+I अपॉन, क्या करना है? 1 माइनस एमपीसी के 1 माइनस एमपीएस। अभी करने के लिए तो मैं तीनों सोल्यूशन से कर सकता है। एमपीएस करूँ? हाँ चलो, एमपीएस अभी जाने दे, टाइम नहीं है मेरे पास। A कितना है? 100 प्लस 200 अपॉन 0.2, तो 1500 अपॉन 0, ढापा आंसर। हाँ वो ढापा ना, इसके लिए दिमाग में 1500 चल रहा है ना। सो दैट इज इक्वल टू 300 अपॉन विच इज इक्वल टू 1500। दोनों सोल्यूशंस बनाओ, जिसका बन गया चिल मारो।
जिसका नहीं बना है बनाओ। आया क्या नहीं आया? नहीं आया, चल झूठा। रिफत दीदी क्या हाल है आपका? समझा था कि नहीं समझा था? प्रियांशी पक्का? आज का लेक्चर कितने बजे था? 12। 10 बजे क्यों निकली? अंधी है। पर कल रात को भेजा था ना मैंने टाइम टेबल। नहीं नहीं, फोन में पढ़ाई वाला ग्रुप नहीं देखती। चल झूठी। तुम लोग में से कितने लोगों ने नोट्स कंप्लीट किया? मेरे को गुस्सा नहीं करना है, मेरे को ये देखना है कि कितने लोगों ने किया है। बॉयज में सब लोगों ने किया अय्यपन को छोड़ के? क्या अय्यपन ने भी किया? अरे भाई, मैं पूछ रहा है, ये भड़क रहा है। ए मेरे को तेरा हाथ दिखा नहीं रहा, इसने किया था क्या कि नहीं किया? इसने किया है? तूने भी किया क्या? तो तूने सद नहीं किया? एक पेज नहीं किया, कौन सा वाला? हाँ वो ठीक है, पर कर लो ना वो भी आज के दिन में ख़त्म करो, क्योंकि प्राइवेट इनकम के साथ नहीं तो फिर सौतेला व्यवहार हो जाएगा, याद नहीं आएगा। तो आज अगर लिख लोगे ना तो वो रिवाइज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और गर्ल्स में शिफा मैडम आपने नहीं किया? ओके, किया था ख़त्म। नुसरत नोट्स कंप्लीट किया? मैडम किया? सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं। आपका? मैंने 2 सम होमवर्क में दिए थे वो भी किया। क्वेश्चन नंबर 1 दिया था और 6 दिया था। तो डू यू वांट मी टू डिस्कस दो सम्स क्या आए हैं? वैसे सोल्यूशन तो नीचे है ही, और फिर कुछ लोग सोल्यूशन देखकर मतलब आंसर देखकर सोल्यूशन तो बना ही लेते हैं। समझा नहीं उसको? कुछ नहीं बेटा, तेरी तारीफ कर रहा। लिखो नेक्स्ट सम, कैलकुलेट इनकम कंजम्पशन एंड सेविंग्स। अभी थोड़ा लॉजिक ही अलग है, मतलब इसके ऊपर नहीं दे रहा हूं मैं। कैलकुलेट इनकम कंजम्पशन एंड सेविंग्स। C is equal to 7 plus 0.5y. C is equal to 7 plus 0.5y. एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब लिखना नहीं है, बताना है। व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन? क्योंकि C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। मैं सही बोल रहा हूँ? तुमको मेरा तारीफ भी साला सरकाज़म लगता है। मैं सच्ची में इज्जत में बोला, गुड जॉब। सो वो है ना, क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये अच्छा। इसमें तुमको एक इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे फाइंड MPC। व्हाट इज MPC? they can ask you what is MPS. in this case it is same. बट एग्जाम में बोले देखो देखा 0.2 तो तेरा 0.8, उसके लिए देखो लॉजिक पता होना चाहिए 1 माइनस MPC वाला। आई होप आई एम क्लियर, एंड दैट्स व्हाई आई हैव बीन रिपीटिंग वॉट एवर आई एम डूइंग टूडे इज फ्रॉम वॉट एवर आई हैव डन येस्टरडे। लिखो, आपने इनकम कंजम्पशन सेविंग्स कैलकुलेट करने के लिए लिखा C इज इक्वल टू 7 प्लस 0.5y लिखा। दूसरा लिख I इज इक्वल टू 100। तो तुमको मेरे तरफ से एक गिफ्ट दे रहा हूं, S इज इक्वल टू 100। ये I इक्वल टू S होता है ना, ये मैंने ही तुमको सिखाया है, तो गिफ्ट तो है। सालो वो अभी तुमको आता है, पहले थोड़ी आता था। करेक्ट। अभी एक और फाइंड करना है बेटा। C, तेरे को Y मिला, तेरे को I मिला या S मिला। मैंने क्या बोला था? कैलकुलेट इनकम कंजम्पशन एंड सेविंग्स, क्योंकि सेविंग 100 है,
बोलो। हाँ, प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए तुम लोगों के पास। y इज इक्वल टू सी प्लस एस, फिर y इज इक्वल टू जो भी मैंने इक्वेशन दिया 7 प्लस 0.5y प्लस 100, तो y का वैल्यू मिल गया, y का मिला तो c का मिलेगा, और सब, और s इज इक्वल टू आई ये पता है, इसके लिए तीनों का वैल्यूज मिल गया। थोड़ा थोड़ा वापर, मतलब प्रैक्टिकल थिंकिंग कर। किसी की याद आ रही थी? ये दे मैंने बोला फॉर्मूला यूज मत कर, तो कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करने का है भाई को। लिखो एक और सम। कैलकुलेट इनकम कंजम्पशन सेविंग्स, calculate income consumption and savings. C is equal to 250 plus 0.8y plus 0.8y. I is equal to 300. Yes, ये मेरा और हर्ष का गिफ्ट तुमको क्योंकि आई इज इक्वल टू S2 सेक्टर मॉडल के अंदर सेम है, नंबर चेंज किया है मैंने सिर्फ। आंसर आएगा तो बताना। इनकम का बोला ना तूने मेरे को, -300 इज योर कंजम्पशन, दैट इज 2450, सो 2750, 2450 एंड 300, 1500। हाँ हाँ 1500 एकदम परफेक्ट। गांजा गांजा, अरे बेवड़ो सेम सम था, सिर्फ नंबर चेंज किया है मैंने तो इसमें गलती कैसे जा सकता है कोई। एंड बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वन लास्ट सम। आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट, किसी का पेंडिंग रहेगा उसके लिए, या किसी को अगर मेरे को कुछ डाउट पूछने का रहेगा उसके लिए। लिखो नेक्स्ट सम। बेटा सबको आया है? किसी को मेरा हेल्प चाहिए तो बताओ। शिफा 1, शिफा 2, प्रियांशी, श्रेया 1, श्रेया 2, लक्ष्य तिच्या आयला काय करतोस काय रे मेल्या, कशा ऍक्शन करतोस, फोडू का तुला लिखो कैलक्यूलेट नेशनल इनकम, C is equal to 20 plus 0.6y, C is equal to 20 plus 0.6y। फिर दूसरा I is equal to 10 plus 0.2y। अब करो कैलकुलेट, 10 प्लस 0.2y, ये 2y ही बोला ना? हाँ करेक्ट, करेक्ट છે, करेक्ट છે।
नहीं आया? नहीं, ऐसा देख रहा था तो मेरे को शक आया तेरे पे। कल राकेश सर का लेक्चर है, बात कर लेना बेटा, जब भी है, whenever it is, speak to him and get it resolved. और बेटा जो प्रीवियस टॉपिक्स का भी अगर कुछ नहीं समझा रहेगा ना तो समझ लेना, बोलना कि सर हम लोग लेकर आएंगे डाउट्स, आप हमको सॉल्व करके दो। और नेवर वेट फॉर सो लॉन्ग, एज सुन एज यू फेस अ प्रॉब्लम इंस्टेंटली टॉक। क्या कोई भी टीचर तुम्हारे साथ रूडली बात कर रहा है इधर? क्या तुमको कोई आकर कुछ बोल रहा है कि मैं तुम्हारा डाउट सॉल्व नहीं करेगा, तो तुम डर क्यों रहे? इफ यू आर स्पीकिंग इन द करेक्ट मैनर, पोलाइटली बात करने का ना अपना गरज है। सिर्फ टीचर को अच्छे से बोलो कि सर नहीं समझ में आया, इसका कोई शॉर्टकट दे दो, इसका कोई लॉन्ग कट दे दो, इसका कोई नोट्स दे दो, सर ये नहीं जम रहा है, आप कुछ करो ना, इसका इंस्टेंट सोल्यूशन हो जाना चाहिए। जस्ट टॉक पोलाइटली, यू शुड नॉट बी रूड टू एनीवन। मैडम शिफा नहीं आया? आ रहा है, कब आएगा भाई? तो ढूंढना है। अरे कैसी बेवड़ी है बेटा, मैंने बोला तो था कैलकुलेट नेशनल इनकम, और किधर कुछ बोला ही है मैंने। चला जाए आगे। तो एक मस्त कॉन्सेप्ट मैंने बोला ना, कुछ चीजें मैंने अपने लिए रखी थी कि मेरा खुद का लाल कर सकूं, उसमें से एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय द लेटर के। अच्छा, कहना इसे इकोनॉमी में देयर आर स्टेजेस ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जिसको इकोनॉमिक भाषा में बोलते हैं बिजनेस साइकिल, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अभी एक्सपांशन तो अच्छा होता है क्योंकि कहना है इसे आउटपुट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ओवरऑल इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों का इनकम बढ़ता है। तो एक्सपांशन का जो स्टेज होता है उसमें देश तरक्की करता है, तेजी। वाट कब लगती है? हाँ, मंदी में। मंदी के टाइम पर या रिसेशन के टाइम पर कहना है इसे आउटपुट कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया तो लोगों का इनकम कम हो जाएगा, पॉवर्टी बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घट जाएगा। मतलब कहना है से दुर्गति है, हालत खराब है। हालत खराब इतना हो जाता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होता। तो बता, अब इस गिरती हुई इकोनॉमी को बचाया कैसे जाए? इकोनॉमी तो गिर रहा है पाकिस्तान उनकी तो लगी पड़ी है, वो साले अपने भी लगा के जा रहे हैं हरामी लोग। हाँ, बजट, हाँ मतलब कौन आता है बजट, कौन बनाता है? अच्छा, गावात तुझे, हाँ बरोबर, फाइनेंस मिनिस्टर, बट इट इज द गवर्नमेंट नो। सो बेसिकली कैन आई से अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन इनकम। सो फॉर्मूला क्या है बेटा? के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। व्हाट इज डेल्टा वाई? चेंज इन इनकम और चेंज इन। सो कहना है अगर इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चेंज होएगा तो वो इकोनॉमी के अंदर इनकम में चेंज लेकर आएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। कितने टाइम से इनकम में बदलाव आया उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो इसके पीछे एक मस्त वाला लॉजिक। चल इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करो। अभी वाई का फॉर्मूला चाहिए मेरे को। नहीं नहीं, डेल्टा वाई लिखा है मैंने, तो बेटा कहना इसे के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन, रुक जा, जो मैं लिख रहा है वो सही है कि नहीं है वो बता। डेल्टा सबका इसका दिमाग का बत्ती नहीं जला है सालो, झूठ मत बोलो, जिसको नहीं समझा है वो बताओ। कैन आई से दैट इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी S is equal to I, therefore delta S should be equal to delta I। तो इधर डेल्टा I के जगह पर डेल्टा S लिख दिया। अच्छा, पर मैंने डेल्टा S भी नहीं लिखा डायरेक्ट, क्यों इतना मेहनत करूं फुकट का? क्योंकि मेरे को एक और मालूम है, टू सेक्टर में S इज इक्वल टू वाई माइनस सी। तो
तो डेल्टा एस इज इक्वल टू, आई होप अब लोगों को समझ में आया। हाँ बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। अरे अबे तिच्या आईला मम्मी एस और आई इज इक्वल टू डेल्टा एस और डेल्टा आई। अभी ठीक है चीचा, अरे भगवान कितना मेहनत करवाते हैं साले। स्वराज है ना तू मेरे साथ? बेटा मोबाइल का कैलकुलेटर का काम आधे घंटे पहले हो गया था। तो तेरी तो अब मेरे को एक बात बता, इफ आई डिवाइड द इक्वेशन बाय डेल्टा वाई, पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करने को बोल रहा हूं? डेल्टा वाई। तो उन्नति ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई। रुक जा, अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई हो गया, ये कट हो गया, जीरो जीरो बोलता है तिच्या आईला, वन, ये भी कट हो गया, वन, और यहां पर मैं करूंगा खुद की लाल। बोलो क्या है ये? हाँ अभी भी पीछे जाकर चेक करेंगे। सो कैन आई से दिस इज नथिंग एल्स बट 1 अपॉन 1 माइनस MPC। रुक जा अभी तो और मजा आएगा। और 1 अपॉन 1 माइनस B। और मैं लिखता हूं, पर तेरे को ये कुछ याद आना चाहिए जो मैंने पिछले कोई तो फॉर्मूला में बाहर निकाल के रखा था। आता हूं, और 1 अपॉन MPS। अब अगर तेरे को याद रहेगा तो मैंने जानबूझ के तुम लोग ने जो मेरे को बोला था ना कि सर वही तो किया है आपने। इसका मतलब मैं इधर एक और फॉर्मूला लिख सकता है। मैं बोला ना मैं खुद की लाल करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। तो इसके लिए क्या हुआ, ये k इंटू ए प्लस आई, बिकॉज 1 अपॉन 1 माइनस B k होता है। तो अब तेरे को समझा मैंने वो क्यों बाहर निकाल के रखा था, उसका पर्पस ये था। ये हाँ नहीं, ये लिखा ही नहीं तू। देख भाई, तेरे को ऐसा लगता है कि मैं लेक्चर में ऐसा कोई बात करता है जो काम का नहीं है, तो साले मैंने आज तक तेरे को पढ़ाया जो भी है उसका कुछ तो कंटेक्स्ट है, इसीलिए पढ़ाया है ना। फिर इसको बोलते हैं आलस। और मैं बोला भी था भरोसा रखो मेरे पर। ओम ते लईखू के हाँ तारी मासीनी चल खोटाड़ा ठीक है, हाँ तो ठीक। लगाओ चू चू चूना। ये समझा है? इसका मतलब कहना है इसे मल्टीप्लायर का वैल्यू मैं कितना कंज्यूम करता हूं या कितना सेव करता हूं उस पर डिपेंड करता है। मल्टीप्लायर का वैल्यू मेरे कंजम्पशन पर डिपेंडेंट है। So over here there is a concept called as relationship between MPC and K। क्या बोला? रिलेशनशिप बिटवीन, मैं तुम लोगों को इधर बताता हूं कि MPC इज इक्वल टू 1
इसका मतलब मैंने जितना कमाया एडिशनली, कहना ऐसे मैंने उतना उड़ाया, क्योंकि मेरा एमपीसी कितना है 1, इसका मतलब मेरा एमपीएस कितना है 0. सो either I spend all my additional income or I save all my additional income. So MPC का value is between 1 and 0. MPC का value is between, तो मेरे को K का फॉर्मूला दो. K is equal to 1 upon 1 minus B. नहीं रे, मैंने मारो मुझे मारो, मैंने MPC के अलग अलग वैल्यूज लिखे हैं. तो K is equal to 1 upon 1 minus 1. Therefore K is equal to 1 upon 0. Therefore K is equal to, so when the MPC is 1, multiplier value is infinite. मतलब जितना लोग कमा रहे, अगर उतना लोग उड़ा रहे, तो इकोनॉमी के अंदर पैसा ही पैसा होगा. अब पर ऐसा रियलिटी में होता, कारण की आपली फाटते. इंडिया इज सराउंडेड बाय ट्रबल्ड नेबर्स हु ट्रबल अस. पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, इधर कौन है, बांग्लादेश, इधर श्रीलंका. कोई एक देश ढंग का नहीं है, सबकी बजी पड़ी है. उनकी बजती है तो अपनी भी बजाते हैं. तो कुछ लोगों को सेव करना पड़ता है. तो फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी. तो K का वैल्यू आया 1 अपॉन 1 माइनस 0.8. तो K का वापस फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन 0.2. देर कितना आया, क्या हुआ अभी, MPC का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया. तो मल्टीप्लायर का वैल्यू भी कम हो गया. जब MPC का वैल्यू, तो K का वैल्यू, तो MPC और K का गलत लिखा ना ये सॉरी. तो कहना से रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड K इज डायरेक्ट. हायर द वैल्यू ऑफ MPC, हायर इज द मल्टीप्लायर. लोअर द वैल्यू ऑफ MPC, लोअर इज द मल्टीप्लायर. नहीं समझा? पक्का? एनी क्वेश्चंस? ये और ये तुम लोग खुद सॉल्व करेगा जब मैं नोट्स लिखने का टाइम. रुक जा, मेरे को अभी चीटिंग करने का है. अब मेरा मल्टीप्लायर का डायग्राम आएगा जो तुम्हारा अलग से बनेगा. ये गलत है, ये तेरे साथ दूसरी बार गलत हो रहा है. तो कहना है इसे कि अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन इनकम. तो यहां पर मेरा मल्टीप्लायर के वजह से चेंज इन इनकम होएगा, यस और नो? अच्छा, अगर इनकम चेंज होएगा तो कहना है इसे कि एक और लाइन बनेगा विच विल बी टू द राइट. सी था तो बी पर था, सी प्लस आई था तो ई पर था. अब क्या बनेगा, सी प्लस आई प्लस, गलत बेटा. 3 सेक्टर मॉडल थोड़ी बना रहा है मैं क्या बना रहा है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो ये बन गया सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई. दिस वॉज बिकॉज ऑफ डेल्टा एस. चेंज इन सेविंग शुड बी इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो मेरे को मेरा नया इक्विलिब्रियम ये ग्रीन कलर के डॉट पर मिला. यस, ये ग्रीन कलर के डॉट को मैं वर्टिकली डाउन एक्सटेंड करेगा. तो मुझे इधर एक लाइन मिला, डॉट मिला. ये जो मिला उधर बन जाएगा I प्लस डेल्टा आई शुड बी इक्वल टू S प्लस डेल्टा S. और ये जो डायग्राम मेरा बना वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम का है कि मल्टीप्लायर का है? मल्टीप्लायर.
बराबर श्योर है? आओ तो ज़रा नोट्स पर, मैं पहले कुछ डिक्टेट करेगा, फिर तुम ये कॉपी करो, फिर इसका क्या है ये MPC 0.2 और 0 पर कैलकुलेट करो और डायग्राम का फोटो लेकर घर पे सॉल्व करो। लिखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द हेडिंग। फर्स्ट पॉइंट, ओके, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के represents change in income, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के represents change in income due to change in investment by the government। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के represents change in income due to change in investment by the government। बेसिकली मैंने फॉर्मूला को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखवाया। दूसरा लाइन, when income of people rises, when income of people rises, what happens बेटा, कंजम्पशन भी राइज होता है, बट क्या वो सेम रेट पे राइज होता है? सो लिखो, when income of people rises, consumption also rises, but at a diminishing rate। as compared to income, but at a diminishing rate as compared to income। अब बता, इसके वजह से क्या होता है? गैप क्रिएट होता है बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। वाई इज ग्रेटर देन सी, सेविंग्स बढ़ने लग जाता है इकोनॉमी के अंदर। और अगर सेविंग्स इकोनॉमी में बढ़ेगा, लोग पैसा घूमेगा नहीं, क्योंकि अगर तू स्पेंड कर रही है तो पैसा घूम रहा है, सेविंग्स लीकेज है, तो ये लीकेज के वजह से एक्सपेंशन होएगा कि कॉन्ट्रैक्शनरी ट्रेंड आएगा, और कॉन्ट्रैक्शनरी ट्रेंड आएगा तो ऐसे माहौल में कौन आएगा? गवर्नमेंट। सो लिख नेक्स्ट पॉइंट, या कंटिन्यू करके लिखा तो भी चलेगा, बट नेक्स्ट लाइन में लिखना, या तो नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखो, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल। देयर इज अ गैप बिटवीन इंक्रीज इन इनकम, there is a gap between increase in income and increase in consumption। There is a gap between increase in income and increase in consumption। This gap needs to be bridged, this gap needs to be bridged, or the country will start facing recession, or the country will start facing recession। तो ये गैप ब्रिज कौन करेगा? गवर्नमेंट। तो फोर्थ पॉइंट, टू ब्रिज दिस गैप, टू ब्रिज दिस गैप द गवर्नमेंट कम्स फॉरवर्ड एंड मेक्स एन इन्वेस्टमेंट। टू ब्रिज दिस गैप द गवर्नमेंट कम्स फॉरवर्ड एंड मेक्स एन इन्वेस्टमेंट। एक एग्जाम्पल लिखो अभी, एग्जाम्पल मेक्स एन इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, दिया ही नहीं है, लिख एग्जाम्पल, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 60 crores,
चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 60 करोड़, और बेटा चेंज इन, नेक्स्ट लाइन में लिखना चेंज इन इनकम, नहीं इनकम तो बोला ना मैं, हाँ तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट 20 करोड़। मैंने क्या बोला, गलत बोला लग रहा है कुछ तो। मैंने चेंज इन इनकम 60 बोला है, इन्वेस्टमेंट 20 करोड़, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 20 करोड़। फॉर्मूला लिखो, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई विच इज इक्वल टू 60 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स। वो टाइम्स लिखना जरूरी है क्योंकि मल्टीप्लायर बोला ना, कितने गुना से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 गुना से, बराबर है। ये लिखना स्टार्ट करो। हाँ, और आप लोग वो भी फिल करोगे। फॉर्मूला कैसे डी देख, अभी देने के लिए है ना, मैं तेरे को सिंपल बोल देता ये फॉर्मूला है, पर मेरे को डेरिवेशन जितना समझाने का टाइम है उतना मैं कर रहा हूं। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। और जब एमपीसी 0 है तब मल्टीप्लायर का वैल्यू इज 1। एमपीसी 0, मल्टीप्लायर भी 0। अरे बेवड़े, जितना डाला है उतना तो मिल रहा है ना, 0 बोलता है। मल्टीप्लायर का वैल्यू 1 है व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू 0। 1 अपॉन 1 माइनस 0, 1 अपॉन 1, ये बोलता है 1 1 कैंसल 0, कुछ बचा ही नहीं। अरे बेवड़े, हो गया ये सब कैलकुलेट करके, तो मुझे कुछ बोलना है, मतलब बोलना है मतलब नोट लिखवाना है। सबका हुआ है? चलना जल्दी कर, तुम लोग स्लो क्यों कर रहे हो भाई? लिखो। बहुत जल्दी बोला। थैंक्स ब्रो, माय गॉड, आई डिडंट नो ओनली। ये कौन हंस रहा है? तो ब्रेक लगा, ब्रेक लगा लगा कर हंस रही है। बेटा खुल के हंस। तू आतंकवादी है रे, दिखती इतनू सी है, चूहिया जैसी। हाँ, कितना मस्ती है उसमें। शक्ल पहली बार कोई आदमी उसको देखे तो उसको लगे बेचारी सीधी सादी टाइप रहेगी, पर नहीं, गलत फहमी है ये मेरी। हाँ, जाने दो। लिखो, नो सोसाइटी इन द वर्ल्ड, नो सोसाइटी इन द वर्ल्ड consumes its entire additional income. No society in the world consumes its additional income and no society in the world saves their additional income. No society in the world consumes its entire income and no society in the world saves its entire saves its additional income. Therefore the value of MPC, therefore the value of MPC, ये ऐसे बेवड़े की तरह कर रहे हैं लोग। Therefore the value of
एमपी सत्य है. Therefore, the value of MPC is between 1 and 0. Therefore, the value of MPC is between 1 and 0. Okay, 0 and 1. मैंने पहले जो स्टेटमेंट लिखवाया था ना वो कंज्यूम्स वाला लिखवाया था और फिर सेव वाला लिखवाया था. तो MPC जब मैं बात छोड़, द वैल्यू ऑफ MPC इज बिटवीन 0 and 1 लिखना रहेगा तो भी चलेगा, 1 and 0, and the value of multiplier is always between, and the value of multiplier is between 1 and infinite. अभी ठीक है दीदी? 1 and infinite. What is the relationship between MPC and K? डायरेक्ट है तो लिखो द रिलेशनशिप बिटवीन, नेक्स्ट लाइन देखो, नेक्स्ट पॉइंट बनाने का है, बना पॉइंट फ्री का है. देर इज लिखा हुआ है तो मत लिख वापस. देर इज अ डायरेक्ट, यही है, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड के. एक सम लिखो और सॉल्व करके मेरे को एनालाइज करके बहुत सारी चीज़ें बतानी है तुमको, थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल्स लगेगा. अच्छा, डू यू वांट टू लीव पेज फॉर द डायग्राम फर्स्ट एंड देन सॉल्व द सम, के पहले सम फिर डायग्राम? जिसको जो करने का करो, मेरे को किधर भी चलेगा. डायग्राम के लिए एक पेज लगेगा, एक पेज. टफ है, उधर सम कर देना. हाँ भी इससे ज्यादा लाएगा किधर से? सो एक सम था, लिखो. कैलकुलेट इनकम कंजम्पशन एंड सेविंग्स. कैलकुलेट इनकम कंजम्पशन एंड सेविंग्स. S is equal to minus 10 plus 0.2y. S is equal to minus 10 plus 0.2y. I is equal to 50 crores. S इज इक्वल टू 50 करोड़ हो गया, तो S इज इक्वल टू I होएगा तो तेरे को Y मिल जाएगा. तो Y मिल गया ना. -10 प्लस 0.2y है, नहीं ऑटोनॉमस है ना वो बेटा. वो C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई, तो वो नेगेटिव सेविंग्स होता है, तो सेविंग्स में वो माइनस हो जाएगा ना. अभी रुक जा, मेरे को कुछ और भी बोलना है. अरे रुको. Calculate income consumption and savings when I is 50 crores and I repeat, calculate लिखिए, calculate income consumption and savings when I is equal to 50 crores and when investment increases permanently by 5 crores. And when investment increases permanently by 5 crores. इसका मतलब Y, C और S, इसका मतलब Y, C और S अपने को दो बार कैलकुलेट करना पड़ेगा. When it is 50 crores and when I is equal to how many crores? 55 crores. कैसा 55 crores? परमानेंटली इंक्रीजेस बाय 5 crores बोला है. हाँ, अभी वो तेरे को एनालाइज करना है, ढूंढ के बता, मेरे को आएगा तेरे को, तो के भी ढूंढ के बता. इसीलिए तो ये सम करवाया ना. इसके बाद स्टार्ट करो.
ये चलो, कुछ लोगों को नहीं आया है, मैं सॉल्व कर रहा है बेटा. वी नो दैट इन टू सेक्टर मॉडल S इज इक्वल टू I. देयरफॉर 50 crores इज इक्वल टू -10 प्लस 0.2y. तो अभी इसमें y क्यों नहीं आया? तो इसमें प्रॉब्लम किधर था? एक सेकेंड ना. ये हो गया 60 इज इक्वल टू 0.2y. देयरफॉर y इज इक्वल टू 60 अपॉन 0.2 विच इज इक्वल टू 300. अब ऐसे ही ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 325. करो, वेट करता हूं मैं. अच्छा, क्या आप लोगों ने C और ये भी कैलकुलेट किया कि नहीं किया? C is 250. करेक्ट. वो चार्जिंग पॉइंट चालू हुआ क्या? चेक कर. नहीं हुआ? साले चार्जर भी मैं ही दूं तेरे को. ये ले तो. साले मैं तो परफेक्ट थ्रो दिया था. ये झटके से मरेगा. नहीं जा रहे. वहां पर भी ट्राई कर ले. अभी लक्ष्य को दो. देख उधर चल रहा है क्या? मेरा चार्जर है मतलब कुछ भी करोगे? चार्जिंग हो गया चालू? एक तो हो गया भाई. बेटा अभी तक नहीं आया. अभी यहां पर 55 करोड़ हो जाएगा. 55 करोड़ इज इक्वल टू -10 प्लस 0.2y. तो ये 65 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 65 अपॉन 0.2 विच इज इक्वल टू 325. y का वैल्यू निकाला, c का निकाला, तो वहां पर c का भी वैल्यू निकालो. c इज इक्वल टू y माइनस एस. c इज इक्वल टू y माइनस एस. y कितना है? 300. s कितना है? 50. देयरफॉर c इज इक्वल टू 250 और एक जगह पर c इज इक्वल टू 270 आएगा शायद, या 280, पता नहीं. हो गया है सबका. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं. थर्ड वाला सेक्टर. सो 3 सेक्टर मॉडल में बेसिकली, एक तो पहले ये देखो, तुमको कुछ समझ रहा है क्या? मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया. जो पहले ऊपर नीचे था वो सब ऊपर हो गया. Household is provider of factor of production. Business firm will provide goods and services. Household will, हाँ,
will give expenditure on goods and services and business firm will give payment for factors of production. ये टू सेक्टर मॉडल हुआ. फिर नीचे विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया. अब मैंने ऐड क्या किया, गवर्नमेंट का सेक्टर. बराबर के नहीं बराबर. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट गवर्नमेंट, तो हम लोग गवर्नमेंट को क्या पे करते हैं, टैक्स. तो देख क्या लिखा है, पर्सनल इनकम टैक्स इज पेड बाय द हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म पेज कॉर्पोरेट टैक्स. तो क्या गवर्नमेंट अपने को रिटर्न में कुछ हेल्प करता है? यस. गवर्नमेंट अपने को देता है ट्रांसफर पेमेंट्स. फिर गवर्नमेंट और क्या करता है पब्लिक के लिए? आई अग्री सब्सिडीज ऑल्सो, बट कहना से फैक्टर पेमेंट्स भी होता है, क्योंकि कुछ लोग हाउस होल्ड में से गवर्नमेंट में काम करते रहेंगे. ए हाँ, so there will be a factor payment. Do you agree? Similarly कहने से गवर्नमेंट बिजनेस फर्म को भी सब्सिडी देता रहेगा. गवर्नमेंट और क्या करता रहेगा, बिजनेस फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट करता रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस से गुड्स या सर्विसेज खरीदता है. सो देयर इज अ पेमेंट ऑफ गुड्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉर होता है, पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. ये बराबर है. मतलब अब मेरे को एक बात बताई, इसमें दो चीज आया, एक आया टैक्स और एक आया ट्रांसफर पेमेंट. क्या आया? एक और एक. तो मेरा काम आसान है. बोलो अभी इसके अंदर इक्विलिब्रियम का डायग्राम बनेगा. हाँ, मल्टीप्लायर का फोटो बाकी है ना, ले ले भाई. एक सेकेंड ना, बराबर बना. एक सेकेंड रुको, मेरे को वो कर्व जरा बराबर नहीं बन रहा है. एक से कितने ले रहे हैं अब बेटा? ये देख, ये ले लिया ना, तो आई के जगह पर प्लस जी. अच्छा, जहां पर गवर्नमेंट का खर्चा होता है ग्रीना, वहां पर टैक्सेस भी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा किधर से करेगा, किसी से टैक्स लेकर किसी को देगा. मैडम ये रह जाएगा अभी. तो ये बन गया S प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी. अब थ्री सेक्टर में क्या होएगा, C प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू C प्लस, देयरफॉर I प्लस G इज इक्वल टू S प्लस टी. समझा है? श्योर हो? थ्री सेक्टर वाला क्लियर है? तो मेरा लाइफ आसान है, तुम्हारा नहीं. नेक्स्ट पेज पर हेडिंग दो, सर्क्यूलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम थ्री सेक्टर मॉडल. ये सब घर पे करोगे तुम लोग, मेरे को क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करना है. आई वुड रादर यूज दिस टाइम फॉर MCQs. यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग MCQs टिल क्वेश्चन नंबर 75. हाँ, अभी इसका पहले हेडिंग दे दो, फोटो ले लो, फिर MCQ स्टार्ट करो. तो जब तक तुम लोग ये करोगे ना, मैं थोड़ा और चीटिंग करेगा. मैं नीचे 4 सेक्टर बनाएगा, फॉरेन सेक्टर. सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम थ्री सेक्टर मॉडल लिखा बेटा. कौन से पेज पर आया ये? हाँ, डबल पेज पर होना चाहिए, मैंने पहले भी बोला था ये. हाँ, तो फिर डबल पेज ले. हाँ, छोड़ दे, कुछ सम करेंगे, कुछ नोट्स बना लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. और उसके बाजू वाले पेज पर हेडिंग दे, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम थ्री सेक्टर मॉडल.
सो ये वाला डायग्राम वापस बनेगा अगर तुमको बनाना है तो। देख एग्जाम में बनाने का जरूरत नहीं, पर अगर तुम लोगों को अच्छे से करना रहेगा, रिवीजन करना रहेगा, प्रैक्टिस करने का रहेगा ना, तो दिस विल हेल्प। कोई बुराई नहीं है बेटा अगर डायग्राम ड्रॉ किया तो। हाँ पहले इसका ले लेना, ये सब लोग इसका फोटो ले लो। लिया? अभी सर्क्यूलर फ्लो ये रहा। अच्छा, जितने भी लोगों ने मैंने जो कल होमवर्क दिया था अगर पढ़ा नहीं है तो पहले पढ़ो फिर एमसीक्यूज करना, वरना नहीं आएगा। मैंने 2 पेज पढ़ने के लिए या 3 पेज पढ़ने के लिए दिए थे, नहीं बेटा वो आधा आधा था तो 3 ही होते हैं। सो फर्स्ट रीड दोज 3 pages, then solve 25 MCQs. I will start the discussion at 5:35, 6:30 तक है। 10 मिनट एक्स्ट्रा इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे को चाहिए कि तुम लोग वो पढ़ो। क्या यूजफुलनेस में कुछ डिफिकल्ट लग रहा है? यूजफुलनेस में वो क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल इनकम का एस्टिमेट्स कहाँ कहाँ पर काम में आता है। हाँ मतलब इट कैन बी यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग विच थिंग्स, ऐसा कौन से सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, वो वाला चीज़ नेशनल इनकम बताता है। नेशनल इनकम से ये पता चलता है कि देश के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ है। ऐसे वो लोग ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए। हाँ बेटा, नहीं अभी मत कर, घर पे जाकर पढ़ना, वो फिलहाल उसका एमसीक्यूज के साथ कोई लेना देना नहीं। अभी डिफिकल्टीज और जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी एंड वेलफेयर का डी वाला पॉइंट, ओके ई वाला पॉइंट, द डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लीजर टाइम। We know that other things remaining the same, country's GDP rises if the total hours of work increase. तो टाइम पास कम हो जाएगा। तो क्या सिर्फ जिंदगी में काम करना है? तो क्या है, वो लोग बोल रहे हैं देर इज अ डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लीजर टाइम। अगर मैंने अपने लीजर टाइम को, मतलब आराम करने का टाइम, मजा करने का टाइम, फैमिली के साथ स्पेंड करने वाले टाइम में अगर काम किया तो जीडीपी तो बढ़ जाएगा, पर क्या वेलफेयर बढ़ेगा? तो जीडीपी एंड वेलफेयर आर नॉट द सेम, बिकॉज बाय वर्किंग मोर जीडीपी कैन ग्रो, बट इट कैन हैम्पर माय पर्सनल लाइफ, लीजर टाइम, फैमिली टाइम एक्सेट्रा। डिस्क्रिपेंसी का मतलब डिफरेंस, मतलब कोई चीज ज्यादा कोई चीज कम। तो जीडीपी बढ़ गया तो जरूरी है कि वेलफेयर भी उतने से ही बढ़े, तो देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर, इम्बैलेंस बोल सकते। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? जिसको कोई गवर्न करने वाला नहीं होता है वो इनफॉर्मल सेक्टर, जिसको कोई गवर्न करने वाला होता है वो फॉर्मल सेक्टर। स्टॉक मार्केट, बैंक्स, इंश्योरेंस, ये सब रेगुलेटेड है,
पर स्ट्रीट वेंडर्स अनरेगुलेटेड है। 75, 74 तक किया तो भी चलेगा। ऐसे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर मेरे अपने पास टाइम लिमिटेड है ना, इसके लिए। सो यू, इफ यू आर डन यू कैन रिलैक्स। आई एम वेटिंग फॉर 10 मोर मिनट्स। देख 50 to 60 फटाफट हुआ रहेगा, 60 to 67 थोड़ा टाइम लगेगा, और 67 से लेकर 75 तक सब इजी है। करना है तो कर ले। अपने देख, अपने को नेक्स्ट लेक्चर तक ये चैप्टर कंप्लीट करके नया चैप्टर स्टार्ट करना है। सोच रहा हूं चैप्टर 3 और 4 करूं, थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट और फॉर्म्स ऑफ मार्केट पहले कर लेते हैं, फिर लास्ट में वो ध्यान रहता नहीं है, तो लास्ट में वैसे चैप्टर रखता हूं जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। देखते बिजी, हाँ इजी है। 3 घंटे से थोड़ा ऊपर लगता है, एमसीक्यूज करने में थोड़ा टाइम जाता है। पर नेक्स्ट लेक्चर का आधे से ज्यादा लेक्चर तो नेशनल इनकम में ही जाएगा। रील ग्रीन, बेटा ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है हम एनवायरमेंट को मेजर करते। 12th स्टैंडर्ड में था। मैं तेरे को एक काम दूं क्या? जैसे अपन ने 2 सेक्टर इनकम निकाला था, y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस आई, वैसे मेरे को 3 सेक्टर का निकाल के दे फॉर्मूला। थोड़ा सोचना पड़ेगा तेरे को, सिर्फ जी थोड़ी आएगा। वो तो हो गया, पर जैसे मैंने तेरे को एक फॉर्मूला बनाकर दिया था 2 सेक्टर मॉडल के लिए, विच वॉज समथिंग लाइक दिस, ऐसा मुझे 3 सेक्टर के लिए बनाकर चाहिए। तो तेरा y का फॉर्मूला क्या हो गया? y इज 3 सेक्टर के लिए, तो तेरे लिए y का फॉर्मूला क्या हो गया? y इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी। फिर c का फॉर्मूला क्या होएगा तेरा? a प्लस बी वाई होएगा सिर्फ, क्योंकि एक होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एक होता है इंड्यूस कंजम्पशन, और गवर्नमेंट मेरे से लेकर जाएगा टैक्स। तो मेरा c का फॉर्मूला आएगा a प्लस बी वाई माइनस टी, टी माइनस होएगा, जाने दे, मैं करके देगा, मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो। ये सबका हुआ? कहां तक पहुंचे हो? 5 मिनट और दे सकता हूं। आई विल स्टार्ट द डिस्कशन एट 5:40। चलो 70 तक हुआ है। 70 ए भाइयों और उनकी बहनों, 70 तक हुआ है। 70 मैडम 70 तक हुआ, 66 तक हुआ है। 66 तक मैं डिस्कस कर रहा है, 66 के आगे आप नेक्स्ट लेक्चर में करके आइएगा, उसके आगे का मैं बाद में डिस्कस करेगा। कोई 66 से कम वाला है? सबका 66 तक हुआ है? चलो कोई बात नहीं। सो वी विल डिस्कस टिल 66। आपके जो 10 एमसीक्यूज बचे हैं आप प्लीज घर पे से करके आइएगा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेगा। चलो एक क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर, आर यू श्योर? The value of raw materials purchased by the firm is 500, the cost of intermediate goods is 300, and the firm sells an output of 1000. Calculate the value added by the firm. So 200. The answer is A. Next, question number 52. Can I say ये income method से GDP calculate करने के लिए बोला है? तो ये जीडीपी है कि एनडीपी है? क्यों? तो ये लोग तो जीडीपी बोला है कुछ। हाँ मतलब आई होप यू रिमेम्बर कि अगर डेप्रीसिएशन दिया होता तो अपने को डेप्रीसिएशन को ऐड करना पड़ता। तो आंसर क्या आया? 300, 500, 800,
800 और 100 कितना होता है? 900, 900, हाँ क्या पूछा है अपने को? एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन 300, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, हाँ वही, नहीं नहीं मैंने गलत बोला एक्चुअली। 300 प्लस 50, 350, 350 प्लस 100, 450, 450 प्लस 150, 600। ये प्रोप्राइटर्स इनकम मतलब कौन सा इनकम? मिक्स्ड इनकम। 600 प्लस 200, 800 इज द करेक्ट आंसर। बेटा प्रोप्राइटर कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का जो इनकम होता है वो क्या होता है? मिक्स्ड इनकम होता है। प्रोप्राइटर आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स, कंपनी का फाइनल अकाउंट्स। प्रोप्राइटर अलग, पार्टनरशिप अलग, कंपनी अलग, अकाउंट्स अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। 500, 300, 800, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 54। 800, 200, 1000, 1000 और 300, 1300, सी करेक्ट आंसर। इसका 1900, 1200, 300, 700, 1900 करेक्ट है। 1200, 300, 1500, 400 कितना होता है? 1900 माइनस 150 है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो नेक्स्ट। ये बात नहीं आया? अच्छा पानी देना। 1500 और 400, 900, 2400, 2400 माइनस 200, 2200 करेक्ट। ये कोई है जिसको इसमें हेल्प चाहिए? पक्का क्लियर है? कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई डाउट्स नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं? चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। डी दारूडिया। अभी 58 से लेकर 66 में बहुत तकलीफ हुई होगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर? तो जीडीपी और वेलफेयर का क्या सच्चाई है? दैट जीडीपी पर कैपिटा इज यूजफुल बट इट इज एन इनकम्प्लीट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। क्योंकि जीडीपी वेलफेयर हो ये जरूरी नहीं है। क्या ए बी सी इनमें से कोई ऑप्शन समझाने का जरूरत है? हाँ वो रीड भी किए थे। और अगर आप पढ़ोगे हायर जीडीपी ऑलवेज लीड्स टू हायर वेलफेयर, जरूरी नहीं है। हायर जीडीपी गारंटीज, ये भी जरूरी नहीं है। तो वो स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। सी भी दिया, डी भी दिया, बी भी दिया, समझा नहीं? डी दारूडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? किसने लोगों को सी लगा? होना चाहिए, लगना तो चाहिए था, क्योंकि जीडीपी का कैलकुलेशन बोला है और जीडीपी के कैलकुलेशन में इनकम अर्न बाय सिटीजन्स वर्किंग अब्रॉड नहीं आता है। पर सी और डी में से अगर दो लगा तो एक ज्यादा लगा। कौन सा ज्यादा लगा? ट्रांसफर पेमेंट्स डी। क्लियर है? ट्रांसफर पेमेंट्स को नेशनल इनकम के अंदर हम लोग इंक्लूड करते नहीं हैं। बराबर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। ए फॉर एप्पल के बी फॉर बॉल? समझा ही नहीं किसी को? बेवड़ा करेक्ट है। व्हेन इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीजेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन, तो क्या होएगा? एक्सपेंशन के टाइम पे लोगों का इनकम बढ़ता है। इनकम बढ़ता है तो रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर। सो देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ग्रोथ, पैसा तो बढ़ गया, एंड सिटीजन्स वेलबींग, क्योंकि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है। बराबर है। सोचो, किसी को अगर हेल्प चाहिए तो बताओ। बहुत सारे लोगों को ये एमसीक्यू नहीं आया रहेगा, छोड़ दिया रहेगा, ऑप्शंस नहीं समझ में आया रहेगा। एंड इफ यू वांट माय हेल्प आई एम देयर। सो अगर देश में इकोनॉमिक एक्सपेंशन है तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो रिच विल बिकम रिचर, पुअर विल बिकम पुअरर। ये फैक्ट है, जिसके वजह से डिस्क्रिपेंसी बढ़ जाएगा। लोगों का इनकम तो बढ़ गया, ग्रोथ तो आ गया, पर वेलफेयर बढ़ा नहीं है।
प्रियांशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. Which of the following is a limitation using GDP as a measure of welfare? लिमिटेशन बोला है तो बेटा जीडीपी डज नॉट कैप्चर द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो उसके पीछे का रीजन आउटपुट बढ़ना है। आउटपुट बढ़ने का एक वजह टेक्नोलॉजी हो सकता है, तो जीडीपी टेक्नोलॉजी को तो कंसिडर करता है। बिकॉज देश के अंदर टेक्नोलॉजी अच्छा है, उसकी वजह से आउटपुट बढ़ेगा और उसके वजह से जीडीपी बढ़ेगा। तो ये जीडीपी का लिमिटेशन थोड़ी है। जीडीपी का लिमिटेशन क्या है कि जो भी फेरी वाले लोग बैठते हैं वो लोगों ने कितना पैसा कमाया, तेरे को आज तक जिंदगी में पता चला? बीच में मेरे को पता चला था कि 2 एग्जाम्पल पता, 2 नहीं ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास। खाऊ गली के अंदर है ना, बहुत सालों पहले एक डोसा वाला बैठता था। वो डोसे वाले का इनकम है ना बेटा कुछ 25 से 30 करोड़ रुपया था। वो जो खाऊ गली में बैठता है ना उसके पास 4 फ्लैट है, उसका महीने का इनकम 5.5 से 6 लाख रुपया था। पॉपुलर नहीं, वो खाऊ गली के एग्जैक्ट खाऊ गली के बाहर। हाँ अरे वो अभी जो थोड़ा आगे जाकर कॉर्नर पर खुल गया ना त्रिवेदी पान वाले के इधर, वो हाँ गुरु कृपा के सामने और जो भी है निकल गया वहां से जाने। मतलब बीच में मेरे को एक पता चला कि पानी पूरी वाला था, पानी पूरी वाले का इनकम महीने का 3.5 लाख रुपया था। मैं सोच रहा हूं कि गरीब कौन है, मैं यहां क्या कर रहा हूं? मस्त पानी पूरी बनाता हूं, 3-4 लाख टेस्ट उसका ही होता है। तो क्या हुआ? What is a limitation? के GDP does not account for value of goods and services produced by an informal sector, क्योंकि मालूम ही नहीं है वो लोग ने कितने का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है। सो आपका आंसर 61 के लिए आएगा ए। क्लियर है? श्योर हो? नेक्स्ट 62 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सो आंसर इज जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सच है, but does not capture the overall welfare of the economy's population। ये भी सच है। क्लियर? श्योर हो? पक्का? आगे क्वेश्चन नंबर 63 ए आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर? तो क्या जीडीपी पॉपुलेशन कैलकुलेट करता है? नहीं करता है। क्या जीडीपी ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को इंक्लूड करता है? तो ये लिमिटेशन नहीं है। जीडीपी कंसिडर्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट इनकम ग्रुप्स, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत। जीडीपी मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी बराबर है। तो एक ऑप्शन ए, जीडीपी डज नॉट अकाउंट फॉर चेंजेस इन द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, बराबर है। नेक्स्ट 64 ओवर एस्टिमेशन। अगर हमने ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड किया तो डेफिनेटली जीडीपी ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। करेक्ट है। और लास्ट वाला एमसीक्यू, विच एस्पेक्ट इज नॉट एडिक्वेटली कैप्चर्ड बाय जीडीपी? अभी आंसर ए। देख ए और बी तो पक्का होता है, क्योंकि जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर के प्राइसेस पे कर सकते हैं, तो इन्फ्लेशन रेट क्या है उसको अपन नॉमिनल रियल को कंपेयर करके कर सकते हैं। तो आंसर या तो सी है या तो डी है। आंसर इज सी। पढ़ा भी था, अच्छा वो स्टेटमेंट में दिया है ना वो लोगों ने। सो विच एस्पेक्ट इज नॉट एडिक्वेटली कैप्चर्ड बाय जीडीपी? तो जिसके वजह से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट आता है, तो ऐसा फैक्टर है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट तो करता है बट वो एक्यूरेट होता, वो एडिक्वेट होता, इसीलिए क्या लिखा है? इट इज नॉट एडिक्वेटली कैप्चर्ड बाय जीडीपी। अनएम्प्लॉयमेंट तो वो कैप्चर ही नहीं करता है ना। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट का भी जो वो डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली कैलकुलेट करेगा। तो अगर तूने यूजफुलनेस पढ़ा रहेगा तो यूजफुलनेस के अंदर देखा रहेगा कि
जीडीपी डज नॉट डायरेक्टली हैव अ इम्पैक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, बट इनडायरेक्टली तो जीडीपी का इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट पर भी है। तो आंसर सी या डी दोनों हो सकता था, बट वो लोग ने एक वर्ड यूज किया है, नॉट एडिक्वेटली कैप्चर्ड। सो व्हाट इज नॉट एडिक्वेटली कैप्चर्ड इज द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। बराबर 66 वाला हुआ है आपका? हाँ, तो एक और कर लेते हैं। बराबर है, तो वापस देखो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है ना। इनकम क्या थोड़ा बहुत इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कितना दे रहा है, तो थोड़ा बहुत तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है। बट क्या जीडीपी में पॉपुलेशन कितने से बढ़ा या कितने से कम हुआ उसके बारे में कुछ आइडिया होता है क्या? नहीं। सो देख, जीडीपी इज इनकम, so some part of income is captured, but is GDP related with population? No. So if I have to choose between A and C, what will I choose? I will choose A in 63rd question. बराबर। चलो लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन? लिमिटेशन है कि लिमिटेशन नहीं है? तो सी लिमिटेशन थोड़ी है, बिकॉज वो कंसिडर करता है कितना इन्वेस्टमेंट हुआ इन ह्यूमन कैपिटल एंड एजुकेशन। सर्विसेज को हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन क्या है? सर्विसेज है। तो सर्विसेज में कितना पैसे का इन्वेस्टमेंट हुआ है वो जीडीपी कैलकुलेट करता है, तो वो इसका लिमिटेशन नहीं है। ये बराबर? श्योर है? पक्का? मेरे को एक चीज सिखाने का है जिसके लिए 10 मिनट लगेगा, एंड देन आई वांट यू ऑल टू ड्रॉ सर्क्यूलर फ्लो एंड देन लीव। आपको जो मैं एक ही सर्क्यूलर फ्लो ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूं, नहीं 4 सेक्टर, क्योंकि उसमें 2, 3, 4 सब आ गया ना। इसके लिए एक बार क्लासरूम में वो तुमसे ड्रॉ करवाएगा मैं। आर वी क्लियर विद दैट? तो देख, सबसे पहला तो माई लाइफ इज इजी, योर्स इज नॉट। अभी यहां पर मैं क्या लिखेगा? x इज ग्रेटर देन m, मतलब इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स कि एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स? तो यहां पर मेरा इनकम और बढ़ जाएगा, ए हाँ कि ना? ये बन गया मेरा C प्लस, अरे गलत लाइन इरेज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था पर हो गया है। दिस विल बी माई C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, जहां पर मुझे इक्विलिब्रियम यहां पर मिलेगा, तो मैं ये लाइन को वर्टिकली नीचे खींचेगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन मिला, ये बन गया मेरा I प्लस G प्लस X, विच शुड बी इक्वल टू S प्लस T प्लस M। तो यहाँ पर क्या आ गया? कहना है इसे 4 सेक्टर के लिए मुझे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वेट करना पड़ेगा। यस और नो? बोलो, 4 सेक्टर में एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M इज इक्वल टू C प्लस S प्लस T प्लस M, बाद में आएगा ना। अब मैं M इंपोर्ट है तो वो वहां पर चला जाएगा, तो क्या आएगा? C प्लस I प्लस G प्लस X इज इक्वल टू C प्लस S प्लस T प्लस M। अब क्या पता चला? C कट हो गया, देयरफॉर I प्लस G प्लस X शुड बी इक्वल टू S प्लस T प्लस M। सो अगर तू स्टेप बाय स्टेप देखेगा ना, कल अप्रोक्सीमेटली यही टाइम पर मैंने यही डायलॉग मारा था कि 2 सेक्टर में I इज इक्वल टू S, 3 सेक्टर के अंदर I प्लस G इज इक्वल टू S प्लस T, और 4 सेक्टर में I प्लस G प्लस X इज इक्वल टू S प्लस T प्लस M। इंजेक्शंस एंड लीकेजेस शुड बी इक्वल टू ईच अदर। ये बराबर है? श्योर है? अच्छा, व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट यू हैव डन इन योर नोटबुक? उसके लिए 2 पेज छोड़ा,
उसके बाद और 2 पेज छोड़ दे, तो टोटल 4 पेज छोड़ा। आई रिपीट, 2 पेज 3 सेक्टर के लिए, 2 पेज तूने छोड़ा है, मैंने बोला इसके लिए, और उस दूसरे पेज के बाद सर्क्यूलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इतना ड्रॉ करो एंड दैट शुड बी इट फॉर द डे। और यहां पर ये 3 सेक्टर मॉडल आएगा कि 4 सेक्टर मॉडल, इसको चेंज करके लिख देना 4 सेक्टर। करेक्ट, टोटल 4 साइड छूटना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए तो पहले ही छुड़वाया था मैंने। एक सेकेंड, वापस कुछ बोलना है? लिख लिया है, पर उसका डायग्राम के लिए 1 पेज छोड़ा। सो आई रिपीट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए 1 पेज मेरे को अभी भी चाहिए, वो डायग्राम के लिए। फिर 2 पेज लगेगा 3 सेक्टर मॉडल के लिए। फिर उसके बाद और 2 पेज मैंने तुमको छोड़ने के लिए बोला है। और फिर तुम लोग 4 सेक्टर मॉडल का ये डायग्राम ड्रॉ करके जा सकता है। और उसका इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम 1 के ऊपर 1 के ऊपर 1 के ऊपर 1 आएगा। ये बराबर है? श्योर हो? कंप्लीट दिस डायग्राम। फॉरेन सेक्टर डिस्कस नहीं किया ना, तो सिर्फ एक बार डिस्कस कर लेता हूं। कहने ऐसे रेड कलर में फॉरेन सेक्टर है, तो हाउस होल्ड फॉरेन सेक्टर को क्या देता है? या तो मैन पावर सर्विसेज देता है या तो रेमिटेंसेस देता है। मतलब कुछ लोग इंडिया से बाहर जाकर काम करेंगे, तो उन्होंने अपना काम का सर्विसेज दिया। या तो कुछ लोग क्या करेंगे, पैसे को इंडिया में रेमिट करेंगे, मतलब भेजेंगे परिवार वालों को, अपने कमाया उधर। फॉर एग्जाम्पल तू रहता भी उधर ही है, पर तेरा कोई फैमिली मेंबर, छोड़ दे स्वरा, 2 मिनट सुन ले, सिर्फ 2 ही मिनट लेगा, मां कसम। सो कहना ही से कि यू आर सेटल्ड इन यूएसए, बट तेरे फैमिली वाले सब इंडिया में है, तो तू इंडिया में पैसे को भेज सकता है। तो कहना से हाउस होल्ड वाले ने क्या किया, फॉरेन सेक्टर को हम लोगों ने रेमिटेंसेस किया है। ये बराबर? श्योर हो? मतलब कोई इंडिया में रहने वाला फॉरेन सेक्टर में पैसा भेज सकता है, वैसे ही कोई यूएस में रहने वाला इंडिया में भी भेज सकता है। तो यहां पर जो मैंने हाउस होल्ड से फॉरेन सेक्टर किया है, इसका मतलब कहने से कोई बाहर वाला इंडिया में आकर काम कर रहा है और उसने पैसे को अपने देश भेजा रहेगा। सो रेमिटेंस का मतलब ट्रांसफर ऑफ मनी टू फैमिली मेंबर्स। रेमिटेंस का मतलब ट्रांसफर ऑफ मनी टू। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, फॉरेन सेक्टर अपने को क्या देता है? फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड को वेजेस एंड सैलरीज देगा, क्योंकि हाउस होल्ड ने उसको फैक्टर सर्विसेज दिया। फॉरेन सेक्टर क्या देगा? रेमिटेंस ऑफ मनी कर सकता है। जैसे इंडिया में रहने वाले ने यूएस में पैसा भेजा, वैसे यूएस में रहने वाला इंडिया पैसा भेज सकता है। और तीसरा क्या चीज लिखा है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट एंड ऑन, मैं इंडियन है, मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया है यूएस का, तो यूएस के शेयर्स पर मेरे को मिलेगा डिविडेंड। मैंने यूएस का बॉन्ड्स खरीदा, तो उस पर मेरे को मिलेगा इंटरेस्ट। सो फॉरेन सेक्टर ने क्या दिया? इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्लियर है? अब दूसरा साइड जाते हैं, फॉरेन सेक्टर से बिजनेस फर्म। कौन से सेक्टर से कौन से सेक्टर? फॉरेन सेक्टर से बिजनेस फर्म, या तो बिजनेस फर्म से फॉरेन सेक्टर। सो बिजनेस फर्म फॉरेन सेक्टर को क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। बिजनेस फर्म फॉरेन सेक्टर को क्या देगा? सर्विसेज देगा। बिजनेस फर्म लोन्स दे सकता है, इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है, और बिजनेस फर्म्स इंपोर्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमको फॉरेन सेक्टर क्या देगा? फॉरेन सेक्टर बिजनेस फर्म्स को भी तो पेमेंट करेगा ना। आई रिपीट, फॉरेन सेक्टर बिजनेस फर्म्स को भी पेमेंट्स करेगा। क्या क्या कर सकता है? वो इंपोर्ट कर सकता है, वो एक्सपोर्ट का रिसीट्स ले सकता है। तो देख, मैंने सब लिखा है, इंपोर्ट, देन रेंडरिंग सर्विस। जैसे हमने उनको सर्विस दिया, वैसे फॉरेनर अपने को सर्विस दे सकता है। जैसे हमने उनके कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया, वो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने उनको लोन दिया, वो हमको लोन दे सकते हैं। हमको इंपोर्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, तो उनको एक्सपोर्ट का रिसीट्स मिलेगा।
क्योंकि उसने भी तो एक्सपोर्ट किया रहेगा, तो उसको क्या मिलेगा? एक्सपोर्ट पर रिसीट्स। आर वी क्लियर? आर यू श्योर? इसमें और मैं बहुत कुछ कर सकता है, देखो मालूम है इसमें एक और चीज क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में बोरोइंग्स हो सकता है, फॉरेन सेक्टर और इसके बीच में भी बोरोइंग्स हो सकता है। पर ये सब मैंने इतना डिटेल में करवाया नहीं है क्योंकि ना आपके मटेरियल में है। बट एक और चीज याद रखना, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट्स से पैसा बोरो कर सकता है? सो गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैन फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरो फ्रॉम द गवर्नमेंट? यस। सिमिलरली एक गवर्नमेंट एक देश का, दूसरे गवर्नमेंट दूसरे देश का, क्या वो लोग के बीच में भी लोन्स हो सकता है? सो देयर कैन बी अनदर कंपोनेंट ऑफ लोन्स बिटवीन टू गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट एंड अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आर वी क्लियर? श्योर है? पक्का समझ में आया है? इसमें घापची मत करना। अगर ये समझ में आ गया ना तो 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर सब समझ में आ जाएगा। आर वी श्योर? So that's it for today. I will be here if at all you want to meet me. I don't know तुम्हारा कंप्लीट होने तक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए कम से कम 20 मिनट जाएगा।